हे गाइस, दिस इज अमित राय एंड यू आर वाचिंग अमित राय क्लासेस। और आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इस चैप्टर के अंदर हम केवल सेगमेंटेशन के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको किस बेसिस पर करा जाता है, यानी कि मार्केट को सेगमेंट करने के कौन कौन से बेसिस होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मार्केट सेगमेंटेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम ये क्लियर करें कि भाई आखिर मार्केट क्या होता है। तो देखो, मार्केट का मतलब क्या है। जब भी हम यहाँ पे मार्केट नाम का वर्ड बोलते हैं तो मार्केट का मतलब सिंपल सी बात है कि जहां पर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर का पूरा एक ग्रुप हो, बस उसको मार्केट कहते हैं। यानी कि जहां पर बहुत सारे बायर हो, सेलर तो होंगे ही उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि जहां पर बहुत सारे बायर हो, वहां पे सेलिंग परचेजिंग की एक्टिविटी हो रही हो, उसको मार्केट कह देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं मार्केट सेगमेंट क्या होता है। तो मार्केट का अर्थ तो आपको क्लियर हो गया, भाई वहां पे बहुत सारे कंज्यूमर होंगे। अब इसके बाद जरा हम क्लियर कर लेते हैं सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सर, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग 9th 10th में मैथ्स में पढ़ते थे कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का एक इतना सा हिस्सा, ये हिस्सा क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ये बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या हो गया, वो भी क्या है, एक तरीके का सेगमेंट है। तो बेसिक सा मतलब है सेगमेंट का कि सेगमेंट का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा, वो होता है सेगमेंट। अब मार्केट सेगमेंट यहां पे लिखा हुआ है, तो मार्केट सेगमेंट का क्या मतलब हो सकता है। सर, मार्केट का छोटा सा टुकड़ा, उस मार्केट जो है पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा, वो होता है मार्केट सेगमेंट। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में ये कहे कि एक बहुत बड़ी मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है और उस छोटे छोटे पर्टिकुलर पार्ट्स पे ध्यान फोकस करके, अपना ध्यान लगा के उसमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करी जाती है, वही होता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब यहां जो मैंने लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग जरा पढ़ लेते हैं एक बार। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ हेट्रोजीनियस मार्केट। देखो, हेट्रोजीनियस मार्केट मतलब क्या है कि जहां पर कंज्यूमर जो हैं, कंज्यूमर तो हैं लेकिन उन सबकी नीड्स अलग अलग हैं, उनकी इनकम का लेवल अलग है, ठीक है, और उनका एज अलग है, उनके जेंडर वगैरह सब अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है, उसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मार्केट। यानी कि जहां पर अलग अलग तरह के कंज्यूमर हो, वो होता है हेट्रोजीनियस मार्केट, ठीक है। अब मैंने बोला मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस सब यूनिट। यानी कि एक बहुत बड़ी मार्केट थी, मान लो ये सर्कल मैंने बनाया था यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सब यूनिट में, छोटे छोटे इसके सब यूनिट बना दिए यहाँ पे हर सेगमेंट में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसके टुकड़े कर दिए मार्केट के, बस इसी को क्या बोलते हैं, सब यूनिट बोलते हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है होमोजीनियस सब यूनिट, और उससे पहले लिखा था हेट्रोजीनियस मार्केट। तो हेट्रोजीनियस तो पता लग गया, जहां पे कंज्यूमर्स की नीड्स अलग अलग होती हैं, वो हेट्रोजीनियस मार्केट होता है। अब होमोजीनियस में क्या होता है कि मिलते जुलते, यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स जिनकी नीड्स आपस में मिल रही हैं, जिनके इनकम लेवल आपस में सेम टू सेम है, मतलब सिमिलर है एक दूसरे के, वो होता है होमोजीनियस, ठीक है। तो ऐसे कंज्यूमर जिनकी नीड एक जैसी है, इनकी नीड यानी कि सिमिलर है, वो एक मार्केट में आ गए, एक सेगमेंट में आ गए। यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स जिनकी नीड एक जैसी है, उनको एक सेगमेंट में कर दिया। ऐसे कंज्यूमर्स जिनकी इनकम एक जैसी है, उनको एक सेगमेंट में डाल दिया। ऐसे कंज्यूमर जिनकी एज एक जैसी है, उनको एक दूसरे तीसरे सेगमेंट में डाल दिया, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे 7 सेगमेंट है, तो इसी बेसिस पर 7 सेगमेंट बन गए। वैसे सेगमेंट तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला 7 सेगमेंट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बहुत बड़ी मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, यानी कि उनके इनकम के बेसिस पे बांट देना, उनके एज के बेसिस बांटना, और उनकी नीड के हिसाब से बांट देना, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांट देना, उनके एजुकेशन के हिसाब से बांट देना मार्केट को। दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। Market segmentation is the identification of portions of the market that are different from one another or share a similar set of needs.
अब देखो ये बात यहाँ पे वही लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे कंज्यूमर जिनकी नीड सिमिलर है उनको एक सेगमेंट में रख दिया। मान लो सेगमेंट नंबर 1, यहां पर ऐसे कंज्यूमर है जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, तो इनको एक सेगमेंट में जाके रख दिया, उनको एक सेगमेंट में उनका बना दिया। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं सेगमेंट नंबर 2, इसमें जो है सिमिलर इनकम है कंज्यूमर की, तो इस सेगमेंट में जिनकी इनकम एक जैसी है उनको रखा गया। सेगमेंट नंबर 3, इसमें जिनका एजुकेशन लेवल सेम है, इसमें उनको रखा गया। सेगमेंट नंबर 4, जिनकी ऑक्यूपेशन एक जैसी है, इसमें उसको रखा गया। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे सेगमेंट बन जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने खाली 4 सेगमेंट लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मार्केट सेगमेंट जो है आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर इसका बेनिफिट क्या है। सर मार्केट को सेगमेंट करने का बेनिफिट है क्या, हम मार्केट को तोड़ क्यों ना छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इसके तो टोटल 6 बेनिफिट आपको मिलते हैं। मार्केट को सेगमेंट करने के टोटल 6 बेनिफिट है, यानी कि आप यूं कह लो कि इसकी इंपॉर्टेंस 6 पॉइंट है जो बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए कि वो मार्केट को सेगमेंट करे। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है वो। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग अपील। सर इसका मतलब है कि जब कंपनीज ने मार्केट को सेगमेंट कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो कंपनी जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर अच्छे से ध्यान दे पाएगी, उस पर देख पाएगी कि भाई उस सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर उसके प्रोडक्ट की क्या हालात हैं, उसके प्रोडक्ट कितनी डिमांड करी जा रही है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। इससे उसको मार्केट का नेचर पता लगता रहता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या चल रहा है उसके प्रोडक्ट्स को लेकर। ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, ज्यादा डिमांड आ रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाता जाएगा और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता रहेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इसका नाम है बेटर पोजीशन टू स्पॉट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब सर नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या लिखा है यहाँ पे, बेटर पोजीशन टू स्पॉट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। सर इसका मतलब क्या है कि जो कंपनीज होती हैं जब वो मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, तो वो ये देखती है कि भाई ऐसा सेगमेंट जिसमें मैंने नीड के हिसाब से मैंने खाली कंज्यूमर को बांटा हुआ है, उस सेगमेंट के अंदर मेरे प्रोडक्ट के क्या हालात हैं, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और क्या उस सेगमेंट के अंदर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है कि नहीं है। ये भी जो है जो कंपनीज होती हैं वो पहले ही एस्टिमेट कर लेती है उसका सेल कितना रहने वाला, सेल का वॉल्यूम कितना रहने वाला है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर भी उसकी सेल नहीं बढ़ने वाली है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन बंद कर सकता है। लाइक उसने जो है किसी सेगमेंट में मेल और एक सेगमेंट में फीमेल, इसके हिसाब से उसने मार्केट को डिवाइड कर रखा है कि अगर उसको लगता है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर फ्यूचर में सेल नहीं बढ़ने वाली है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो क्या कर सकता है, प्रोडक्शन को बंद कर सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, मान लो मेल मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर, अगर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, तो उस मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर वो पूरा अपना ध्यान लगा देगा, उस मार्केट सेगमेंट को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को डिमांड करें। ठीक है, तो ये ही फायदा है कि उसको पता लग जाता है पहले से ही कि भाई किस सेगमेंट के अंदर जो है ज्यादा डिमांड आने वाली है, किस सेगमेंट के अंदर डिमांड नहीं आने वाली है। दैट इज बेटर पोजीशन टू स्पॉट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, उसका नाम है अलोकेशन ऑफ मार्केटिंग बजट। अब कंपनीज को पता लग जाता है अगर कि भाई देखो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेरा जो है डिमांड ज्यादा आने वाला है, मेरे प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड आने वाली है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए सर, पैसा चाहिए, तो बजट भी अलोकेट कर देगा। यानी कि अगर किसी कंपनी को लगता है कि भाई इस सेगमेंट के अंदर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। प्रोडक्शन बढ़ा देगा मतलब कि वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए मार्केटिंग बजट को भी बढ़ा देगा, मार्केटिंग बजट जो है उसको अलोकेट कर देगा। वैसे तो कंपनीज क्या करती है, हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन करती है, लेकिन हर सेगमेंट के लिए उसका बजट अलग अलग रहता है। यानी कि जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पर मेरी डिमांड ज्यादा होने वाली है फ्यूचर के अंदर, तो उस सेगमेंट के लिए वो ज्यादा मेहनत करता है, उस सेगमेंट में वो ज्यादा बजट अलोकेट करता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि उसको पहले पता लग जाता है कि कहां डिमांड ज्यादा होने वाली है, तो उसके लिए वो पहले से ही बजट
तैयार करके रखता है उसको एलोकेट करने के लिए। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मीटिंग द कंपटीशन इफेक्टिवली। अब क्योंकि मार्केट को सेगमेंट कर दिया है नीड के बेस पर, जेंडर के बेस पर, इनकम के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर, ऑक्यूपेशन के बेस पर, इन सब के बेस पर जो है मार्केट को सेगमेंट कर रखा है, तो उसके कंपटीटर ने भी सेम यही चीज कर रखा होगा, उसने भी यही इसी बेसिस पर जो है उसने भी क्या कर रखा होगा, मार्केट को सेगमेंट कर रखा होगा। तो जब उसको पता है कि भाई मेरे कंपटीटर ने भी यही कर रखा है, तो वो ये देखेगा कि मेरा कंपटीटर जो है किस सेगमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो किस सेगमेंट को सर्व कर रहा है, और उस सेगमेंट के अंदर क्या कमी है जिसको मैं पूरा कर सकता हूं, अपने कंपटीटर से आगे निकल सकता हूं। तो वो क्या करेगा, देखेगा मेरा कंपटीटर किस सेगमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहा है, उस सेगमेंट में क्या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, कि अगर मैं उस सेगमेंट में एंटर करूं तो मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, यानी कि अपने लिए उस सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करेगा। दैट इज मीटिंग द कंपटीशन इफेक्टिवली। सेगमेंट कर दिया मार्केट को, तो उसको पता लग गया भाई इस सेगमेंट के अंदर मेरे कंपटीटर का प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामी है, तो मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं, मेरे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इससे वो जो है एक पर्टिकुलर कंपटीटर की तरह डील करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, इसका नाम है इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। सर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम का क्या मतलब है? सर देखो, अब क्योंकि कंपनीज ने क्या करा हुआ, मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, इनकम के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। मान लो एक कंपनी है जिसने जो है मार्केट को इनकम के बेसिस पर सेगमेंट कर रखा है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या देखेगी कि भाई इस मार्केट के अंदर हाई इनकम वाले कितने लोग हैं, लो इनकम वाले कितने लोग हैं, और मीडियम इनकम वाले कितने लोग हैं। अब जो लो इनकम वाले लोग होंगे उनकी परचेजिंग पावर भी कम होगी, तो उनको भी क्या करेगा कंपनी, क्या चाहेगी कि भाई मैं इनको भी अपनी तरफ खींचूं, इनको भी मैं ऐसे प्रोडक्ट बना के दूं, मतलब सस्ते प्राइस में दूं बना के, कि ये लोग मेरे प्रोडक्ट खरीदे और मेरी सेल बढ़े। तो कंपनीज क्या करती हैं, इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं कि हर सेगमेंट के लिए वो डील कर सके। हाई इनकम वाले ग्रुप के लिए अलग मार्केटिंग प्रोग्राम होता है, मीडियम इनकम वाले के लिए अलग मार्केटिंग प्रोग्राम रहता है, लो इनकम वाले के लिए अलग मार्केटिंग प्रोग्राम रहता है, जिससे वो क्या करती हैं कंपनीज, हाई इनकम वाले जो लोग होते हैं उनको भी अपनी तरफ खींचती है, मीडियम वाले को भी अपनी तरफ खींचती है, और लो इनकम वाले को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दैट इज इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। हर सेगमेंट के लिए अलग अलग रहता है, अगर हर सेगमेंट के लिए सेम रहेगा तो फिर फायदा क्या मार्केट को सेगमेंट करने का। वो ये देखेगा इनकम के हिसाब से जो है क्या मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च करना है, नीड के हिसाब से क्या लॉन्च करना है, और ऑक्यूपेशन के बेस पर क्या लॉन्च करना है। दैट इज इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम में ये सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। अब क्योंकि कंपनीज ने क्या करा, मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है कि भाई कंपनीज जो है एनालाइज कर रही हैं कि भाई इसके किस प्रोडक्ट की डिमांड किस मार्केट में ज्यादा है। तो जब वो चीजें एनालाइज करेगी कंपनीज, तो उसको पता लगता रहेगा टाइम टू टाइम कि मेरे इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो क्या करेगी कंपनीज, प्रोडक्शन बढ़ा देगी। दैट इज, ये तो पता था आपको। ठीक है, और दूसरा, अगर कंपनीज को लगता है कि मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डिमांड कम है, या फ्यूचर में डिमांड आने के कोई चांस ही नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद कर देगी, उस प्रोडक्ट को फिर फ्यूचर में प्रोड्यूस ही नहीं करेगी। दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो ये था हमारा मार्केट सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं इसके क्या बेसिस हैं, यानी कि एक मार्केट को किन बेसिस पर सेगमेंट करा जाता है। तो दो बेसिस यहां पर दिए गए हैं। पहला है कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन, यानी कि कस्टमर के बेस पर मार्केट को सेगमेंट करना, और दूसरा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सर अब पहले बात कर लेते हैं कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन की, जिसमें पहला पॉइंट आता है ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर की ज्योग्राफिक लोकेशंस के बेस पर मार्केट को सेगमेंट करना। लाइक
एक पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कंट्री के बेस पर, लाइक इंडिया में अलग प्रोडक्ट की डिमांड होगी, अब यूएसए में अलग डिमांड होगी, रशिया में अलग डिमांड होगी प्रोडक्ट की। तो ये हो गया ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ कस्टमर, यानी कि पूरी वर्ल्ड की मार्केट को कंट्री के हिसाब से जो कंपनीज क्या करती हैं बांट देती हैं, यानी कि इंडिया में उनके प्रोडक्ट की अलग डिमांड है, यूएसए में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है और रशिया में अलग डिमांड है। इसके बेसिस पर जो है पूरी वर्ल्ड की मार्केट को डिवाइड करा जाता है। और ऐसे ही एक पर्टिकुलर कंट्री लाइक इंडिया में जो है स्टेट के बेसिस पर भी क्या करती हैं कंपनीज बांट देती है कस्टमर को। लाइक दिल्ली में अलग डिमांड होगी प्रोडक्ट की, अपना ये हरियाणा में अलग डिमांड होगी प्रोडक्ट की, या मुंबई में अलग डिमांड होगी प्रोडक्ट की। तो ये हो गया स्टेट के वाइज डिवाइड कर देना। एक और आता है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करना मार्केट को, यानी कि दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में करोल बाग में प्रोडक्ट की अलग डिमांड होगी, ठीक है। ऐसे ही आरके पुरम में अलग डिमांड होगी मार्केट की, और ऐसे ही एक पर्टिकुलर लोकेशन को, एक पर्टिकुलर एरिया को रूरल और अर्बन के हिसाब से भी बांट दिया जाता है, मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज के हिसाब से भी बांट दिया जाता है। इसके बेसिस पर भी मार्केट को सेगमेंट करा जाता है, यानी कि कौन कौन से बेसिस पर मार्केट को बांटते हैं। सर पहला कंट्री के हिसाब से बांटा हमने, दूसरा स्टेट के हिसाब से बांटा, ठीक है, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बांटा, चौथा हमने बांटा उसको रूरल और अर्बन के हिसाब से, यानी कि गांव इलाका और शहरी इलाका, ठीक है। पांचवा हमने बांटा मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज, ठीक है। इनके हिसाब से जो है पूरी जो मार्केट है उसको डिवाइड करा जाता है। ये हो गया ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ कंज्यूमर्स। सर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसका नाम है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो कंज्यूमर है उसकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जो है पूरे मार्केट को डिवाइड करा जाएगा, जिसमें पहला पॉइंट आता है एज। कंज्यूमर की जो एज है उसके हिसाब से मार्केट को डिवाइड करा जाता है। लाइक एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि क्लॉथ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो क्लॉथ वो जो है हर एज ग्रुप के लिए प्रोड्यूस करेगी। लाइक एक एज ग्रुप है 3 to 5 ईयर, एक एज ग्रुप है 5 to 13 ईयर, एक एज ग्रुप है 14 to 20 ईयर, एक एज ग्रुप है 20 to 40 ईयर और एक एज ग्रुप है 40 to 60 ईयर। यानी कि डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से भी मार्केट को बांटा जाता है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कौन कौन से प्रोडक्ट, किस किस तरह के प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट की सेल होने वाली है। तो एज के हिसाब से मार्केट को बांट दिया जाता है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम क्या है भाई, इनकम के हिसाब से। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इनकम के हिसाब से कैसे बांटा जाता है एक मार्केट को, हाई इनकम, लो इनकम और मीडियम इनकम, यानी कि सबसे ज्यादा इनकम वाले लोग, उससे थोड़े कम वाले लोग और उससे बिल्कुल ही कम वाले लोग। ये तीन हिसाब से मार्केट को बांटा जाता है इनकम के बेसिस पर, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है जेंडर। अब मार्केट को जेंडर के बेसिस पर भी डिवाइड करा जाता है, लाइक मेल फीमेल। लाइक जो कंपनीज क्या करती है, कंपनी भाई एक पर्टिकुलर मार्केट को मेल और फीमेल में डिवाइड कर देती है, यानी कि ऐसा सेगमेंट जिसमें खाली मेल के प्रोडक्ट बिकते हैं और एक ऐसा सेगमेंट जिसमें खाली फीमेल के प्रोडक्ट बिकते हैं। लाइक जो काजल वगैरह होता है वो फीमेल कस्टमर्स के लिए होता है, ऐसी शेविंग क्रीम वगैरह मेल कस्टमर्स के लिए होता है। तो इसके बेसिस पर कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट को डिवाइड कर देती हैं। तो ये तो था हमारा जेंडर के हिसाब से मार्केट को सेगमेंट करना। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी एक पर्टिकुलर मार्केट को सेगमेंट करा जाता है। लाइक एक जो है सीईओ है किसी कंपनी का, तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी तो उसका अपना जो है क्लास होगा, अपना स्टाइल होगा कुछ भी प्रोडक्ट की डिमांड करने का, तो उसका अपनी अलग थिंकिंग होगी, ठीक है। या फिर एक जो है खाली जो जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, कोई भी मतलब 10 से 15 हजार तक की जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसका अपना अलग थिंकिंग होगी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की। यानी कि इन दोनों के बेसिस पर भी कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट को डिवाइड कर देती है। यानी कि एक तो वो क्लास हो गया जिसमें सारे जो है हाई क्लास के जॉब करने वाले लोग हैं, और एक वो क्लास हो गया जिसमें लो क्लास के जॉब करने वाले लोग हैं। दैट इज द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन के आधार पर इस तरीके से बांटा जाता है एक पर्टिकुलर मार्केट को, ठीक है। सर अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन। सर एजुकेशन में क्या होता है भाई, देखो कि जो कंपनीज क्या करती हैं पर्टिकुलर मार्केट को, एक जो पर्टिकुलर मार्केट है उसको एजुकेशन के बेसिस पर भी डिवाइड कर देती हैं। लाइक एक मार्केट के अंदर लिटरेट और इलिटरेट, इस बेसिस पर भी सेगमेंटेशन करा जाता है। यानी कि भाई कंपनीज क्या करती हैं, एक ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट बना देती हैं लिटरेट लोगों का जिसमें खाली
पढ़े लिखे लोग होते हैं, और एक सेगमेंट बनाते हैं भाई उसमें जो इलिटरेट लोग होते हैं वो सेगमेंट उनका होता है। ठीक है, अब जो लिटरेट लोग हैं और जो इलिटरेट लोग हैं दोनों की अपनी परचेजिंग पावर होती है, दोनों का अपना सोचने का तरीका होता है किसी प्रोडक्ट को लेकर। दोनों अपने हिसाब से सोचते हैं कि भाई उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए बढ़िया है, दूसरे को लगता है ये प्रोडक्ट खराब है। यानी कि जो लिटरेट है उसको पता है, नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में कि भाई प्रोडक्ट ऐसा होगा, इससे ये बेनिफिट होगा। लेकिन जो इलिटरेट है वो खाली चीप प्रोडक्ट को ही खरीदने की सोचेगा, वो ये नहीं देखेगा क्वालिटी कैसी है क्वालिटी कैसी नहीं है। तो डेट इज एजुकेशन के बेसिस पर भी ऐसे बांटा जाता है। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, इसका नाम है मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर भी कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट को सेगमेंट कर देती है। लाइक जो सिंगल पर्सन है उसका एक अलग सेगमेंट, जो मैरिड पर्सन है उसका अलग सेगमेंट बना देते हैं। ठीक है, यानी कि जो सिंगल पर्सन है उसका अपना एक अलग सोचने का तरीका होगा किसी प्रोडक्ट को खरीदने को। ठीक है, जो मैरिड पर्सन है उसका अपना एक अलग स्टाइल होगा भाई किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इसके बेसिस पर भी कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट को डिवाइड करती हैं कि जो अनमैरिड है और जो मैरिड है उनको कैसे अपने प्रोडक्ट ऑफर करने हैं। ठीक है, डेट इज मैरिटल स्टेटस। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है फैमिली साइज एंड स्ट्रक्चर। लाइक कंपनीज क्या करती है, बहुत तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। तो क्या करती है भाई कंपनीज, एक छोटे फैमिली साइज के लिए भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है। लाइक किचन वगैरह के जो सामान वगैरह होते हैं, लाइक कुकर या कुछ भी जो सामान होते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से फैमिली साइज के लिए एक पर्टिकुलर कुकर होगा, एक बहुत बड़े साइज के फैमिली के लिए एक बहुत बड़े साइज का कुकर होगा। ठीक है, तो दैट इज फैमिली साइज एंड स्ट्रक्चर भी मैटर करता है मार्केट के अंदर कि भाई कंपनीज देखती हैं कि जो भी छोटे फैमिली साइज हैं कि ऐसे लोग जिनकी फैमिली बहुत छोटी है उसको एक अलग सेगमेंट में, एक ऐसे लोग जिनकी फैमिली बड़ी है उसको अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया फैमिली साइज एंड स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया भाई हमारा डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है साइकोग्राफिक्स वेरिएबल्स। साइकोग्राफिक वेरिएबल्स का क्या मतलब है, देखो भाई जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स की इनकम सेम हो सकती है, कंज्यूमर की नीड सेम हो सकती है, कंज्यूमर के एज सेम हो सकती है, लेकिन कंज्यूमर की डिमांड कभी सेम नहीं हो सकती। कंज्यूमर का अपना एक अलग स्टाइल होता है, अलग पर्सनैलिटी होती है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपने हिसाब से गुड्स खरीदेगा, अपनी पर्सनैलिटी को जो सूट करेगा उसके वही वाले वो गुड्स खरीदेगा। दैट इज साइकोग्राफिक वेरिएबल्स, यानी कि हर किसी की सोच अलग होती है, इसी को बोला गया साइकोग्राफिक वेरिएबल्स। हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी, अपना स्टाइल है, तो अपने हिसाब से प्रोडक्ट खरीदेगा। भले ही उसकी इनकम एक जैसी हो, भले ही उसका ऑक्यूपेशन एक जैसा हो, भले ही उसका एजुकेशन एक जैसा हो, भले ही उसका फैमिली साइज एक जैसा हो, भले ही उसकी जो है नीड एक जैसी हो, लेकिन वो कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी पर्सनैलिटी को सूट करने वाले ही प्रोडक्ट को खरीदेगा। दैट इज साइकोग्राफिक वेरिएबल्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, बायर रेडीनेस। अब जो बायर है, कुछ बायर होते हैं मार्केट के अंदर जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, ऐसे लोग। दूसरे होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता होता है लेकिन वो खरीदते नहीं है, ऐसे लोग दूसरे हो गए। तीसरे होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता होता है वो खरीदते भी हैं। ये तीन टाइप की कैटेगरी कंपनीज डिसाइड करती हैं। इसी को बोला गया है बायर रेडीनेस, यानी कि कौन से बायर हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, उनको एक सेगमेंट में रख दिया। कौन से बायर हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता है लेकिन वो प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और कौन से बायर ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता है और वो प्रोडक्ट खरीदते भी हैं। दैट इज बायर रेडीनेस। ठीक है, तो सर फिर बात करते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सर बिहेवियरल सेगमेंटेशन इसका मतलब क्या है सर, एक पर्टिकुलर मार्केट को कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से सेगमेंट कर देना। दैट इज द बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें 4 पॉइंट आते हैं। इसमें पहला पॉइंट है भाई यूजेस स्टेटस। कंज्यूमर की यूजर्स स्टेटस क्या है, क्या वो बहुत ज्यादा यूज करता है यानी कि उसकी हैवी यूजर्स है, या मीडियम यूजर्स है, या फिर लो यूजेज है। तो इसके बेसिस पर जो कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट को डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, इसका नाम क्या है भाई, ब्रांड लॉयल्टी। कंज्यूमर जो है अपने ब्रांड के प्रति कितना लॉयल है, क्या वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक ही ब्रांड से खरीदता है, लाइक एक ही कंपनी से खरीदता है, या फिर वो 2-3 कंपनी से अपने प्रोडक्ट खरीदता है, या फिर वो ऐसा कंज्यूमर तो नहीं है जो 2 कंपनीज के बीच में स्विच करता रहता है, यानी कभी वो इस कंपनी से खरीदता है तो कभी सामने वाली कंपनी से जाके खरीद लेता है। ऐसे कंज्यूमर के हिसाब से भी मार्केट को सेगमेंट करा जाता है। पहला हो गया भाई, कौन सा लेवल हो गया यहाँ पे, हार्डकोर लॉयल।
यानी जो पूरी तरीके से उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है। दूसरा आता है भाई ब्रांड स्विचिंग, यानी कि जो अपने ब्रांड बदलता रहता है। और तीसरे होते हैं भाई सॉफ्ट कोर लॉयल, यानी कि जो थोड़े से प्रोडक्ट इस कंपनी से खरीदता है, थोड़े से प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से खरीदता है, दैट इज सॉफ्ट कोर लॉयल। और ब्रांड स्विचिंग तो पता लग गया आपको कि जो कभी इससे कंपनी से खरीदेगा, कभी उस कंपनी से खरीदेगा, दैट इज ब्रांड स्विचिंग। और हार्डकोर लॉयल मतलब सर इसका मतलब हो गया कि भाई ऐसे कंज्यूमर जो क्या करते हैं भाई पूरी तरीके से एक ही कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारा ब्रांड लॉयल्टी भी खत्म। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है ओकेशन फॉर परचेज। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो खाली एक पर्टिकुलर ओकेशन पर ही सेल होते हैं, लाइक दिवाली पर जो गिफ्ट वगैरह सेल होते हैं, होली पर कलर्स सेल होते हैं, ठीक है। ऐसी वेडिंग के टाइम पर जो है ड्रेसेस जो होती है वेडिंग की वो सेल होती हैं। तो इसके हिसाब से भी जो मार्केट को सेगमेंट करा जाता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम क्या है भाई सीजन। सीजन यानी कि भाई देखो इंडिया के अंदर 3 ही सीजन होते हैं, समर, रेनी और विंटर। अब समर सीजन में जो है एसी की डिमांड ज्यादा होती है, एयर कंडीशनर, यानी कि विंटर सीजन में हीटर की डिमांड ज्यादा होती है या गीजर की डिमांड ज्यादा होती है, रेनी सीजन में अम्ब्रेलास की डिमांड ज्यादा होती है। तो जो कंपनीज होती है वो क्या करती है मार्केट को भी सीजन के हिसाब से डिवाइड कर लेती है कि समर सीजन में उनका कौन सा प्रोडक्ट बिकने वाला है, रेनी सीजन में कौन सा प्रोडक्ट बिकने वाला है और विंटर सीजन में किस टाइप का प्रोडक्ट बिकने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सेगमेंटेशन का। और अगर क्लियर हो चुका है, आपको सब कुछ समझ आ चुका है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इसमें क्या समझ आया और कितना समझ आया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोस को गेट कर सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।